नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ शक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हाई स्कूल के जो मैथ का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होता है वास्तविक संख्या है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो आइए देखिएगा, चैप्टर पहला है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या चैप्टर का नाम? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है ना? क्या होते हैं रियल नंबर्स? इसमें हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर बारे में देखेंगे, सिर्फ दो चीजें देखनी होंगी हमें इसमें। इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या। पहले तो हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं और जहां पर Q जो हो वो 0 नहीं होना चाहिए और इनमें कोई भी सहगुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिलना चाहिए जो कॉमन हो दोनों में। ऐसी कोई कॉमन नहीं होना चाहिए फैक्टर, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करें अपरिमेय की, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनका यदि हम मान निकालें, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, दशमलव प्रसार पढ़े हुए थे, जिनका दशमलव प्रसार शांत ना होता हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्या में बात करें हम, तो अपरिमेय संख्या में पाई है, यह अपरिमेय संख्या मानी जाती है। हम कहते हैं अंडूर में कोई निकलने वाली संख्या ना हो, जैसे अंडूर 3 है, अंडूर 2 है। अभाज्य संख्या पे यदि हम अंडूर लगाएं तो अपरिमेय संख्या होती है। अंडूर 7 है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। यदि इसी की बात करें, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। जो 22/7 वैल्यू है ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। और जबकि जो पाई है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज इसमें एलसीएम एलसीएम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम पढ़ेंगे। एलसीएम जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तन, शॉर्ट में से लासा कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा। क्या होता है लासा? कि लासा किन्हीं संख्याओं का ऐसी कॉमन संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से भाग देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कहे हम तो वह सबसे छोटी संख्या, वो है सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। बात करें एचसीएफ की, एचसीएफ जिसे मासा कहते हैं, ये क्या होता है? ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि वह महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या कहें हम? वह महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एचसीएफ कहते हैं। अब यदि हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 24 है
और 36 है। अगर इसके हम फैक्टर्स करें तो 24 के फैक्टर क्या होंगे? 24 के फैक्टर हम इस तरह से गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड से करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, 2 से इसे काटेंगे 12 बार, फिर 2 से भाग देंगे इसमें 6 बार, 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार। ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से इसे काटेंगे तो कितने बार? 18 बार। फिर 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 9 बार। फिर 3 से काट देंगे 3 बार, 3 से काट देंगे 1 बार। यहाँ से हम देख रहे हैं तो 24 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे अगर 36 की बात करें हम, 36 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, ये फैक्टर है। अगर इसे हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अगर इसमें हम एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता था कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। इसका मतलब ये है कि इनकी जो गुणनखंड है उनमें कोई भी गुणनखंड शेष न रहे। सभी गुणनखंडों को यदि ले लिया जाए, कॉमन गुणनखंड को एक बार में दिया जाए, बाकी के शेष गुणनखंडों को भी गुणा कर दिया जाए तो संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? एलसीएम निकालना होता है। तो जैसे आप कॉमन देख रहे हैं क्या है? 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ले लेंगे। और लेकिन एलसीएम के हम एलसीएम जो निकालेंगे उसमें करते क्या है कि जो बड़ी पावर वाली होती है उसे लेते हैं। तो 2 की बड़ी पावर क्या है? 3 है, 3 लिया। और क्या 3 कॉमन इसमें भी है, इसमें भी है, 3 ले लिया। बड़ी पावर क्या है इसमें? 2 है। अब कोई गुणनखंड बचा है? इसमें नहीं बचा। अब इनका जैसे ही गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम प्राप्त तो हो जाएगा। जैसे है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। गुणा कर देंगे, 8 का 9 का 9 8 72। इस तरह से 72 जो होगा वो इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। बात करें यदि हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 है और 3 भी है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो कॉमन दोनों अगर लिखेंगे तो इसमें 2 यहाँ 2 की पावर 2 मिलेगी, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी यहाँ पे एक पावर कम है। तो कम वाली जो पावर होंगी वो लेंगे हम एचसीएफ में। 2 पावर यहाँ ले लेंगे और इसमें कौन सी कम पावर है? यहाँ पे कम है, एक पावर तो एक पावर लिख देंगे। या ऐसे 2 की पावर 2 का मान होगा हमारे पास 4 और इसका मान क्या होगा? 3 होगा। गुणा करें 4 का 3 4 तिया 12, तो एचसीएफ हमारा क्या प्राप्त होगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड विधि भी है और एल्गोरिथम विधि भी है। तो हम बात करें एल्गोरिथम विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है इस तरह से, एक कोई संख्या दे दी, मान लीजिए आपको 48 दे दी और दूसरी संख्या दे दी मान लो आपको 64 दे दी और कह दिया जाए क्वेश्चन मान लेते एक है, उसमें कह कि संख्याओं ऐसे कहते संख्याएं 48 व 64 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन देते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसे करेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या कहती है? ये एल्गोरिथम ये कहती है कि जब कोई दो संख्या दी हो, उनका एचसीएफ हमें ज्ञात करना हो, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल बच जाए उस शेषफल का फिर छोटी संख्या में भाग देते हैं। यही प्रोसेस लगातार चलाते जाते हैं और जो संख्या लास्ट में जाकर शेषफल शून्य करते हैं उसी संख्या को दी गई संख्या को एचसीएफ कहते हैं। तो देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 48 जो है वो छोटी है किससे? 64 से। तो इसका मतलब है कि हम 48 का भाग देंगे 64 में।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाना। 48 का भाग देंगे कितने में, 64 में। 48 का 64 में भाग दोगे तो 48 का 1 48 घटा देंगे, 14 में 8 जाएंगे 6, यहाँ बचे 5, 5 में से 4 कम करोगे 1। अब क्या करो, जो 16 शेष बची है हमारे पास, इसका भाग देंगे कितने में, छोटी वाली संख्या में। छोटी वाली संख्या क्या है, 48 है। इसका भाग दोगे आप 16 तिया 48, शेषफल क्या बचा हमारे पास, 0 बचा यहाँ पे। हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि 16 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः क्या कह देंगे, 48 व 64 का HCF बराबर क्या होगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से हम एल्गोरिथम विभाजन के रूप से किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए इस प्रकार से है कि यदि 306 व 657 का HCF 9 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया होगा कि कोई दो संख्या दी हुई है और उनका HCF दिया है, LCM ज्ञात करना हो। या ऐसा भी हो सकता है दो संख्या दी हो, LCM दिया हो, HCF ज्ञात करना हो। कभी कभार क्या होता है कि LCM HCF दिए होते हैं, एक संख्या दी होती है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिए क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं संख्या जो पहली है उसको हम A मान लेते हैं, जिसका मान हमें दिया है 306। दूसरी संख्या को हम B मान लेते हैं, तो B बराबर हमारे पास क्या हो गया, 657 हो गया, ठीक है ना। और HCF हमारे पास क्या दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 9 और LCM हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। LCM हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला होता है कि LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से इसमें क्या होगा, 3 राशियां हमें दी होंगी और एक राशि ज्ञात करनी होगी। तो कोई सी 3 राशि दी हो तो एक राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, HCF दिया है, कितना है, 9 है, तो 9 रख लेंगे। LCM हमें दिया नहीं है, बराबर A का मान हमारे पास कितना है, 306 है। B का मान हमारे पास कितना है, 657, कितना है, 657 है। LCM निकालेंगे, LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657 हो जाएगा, क्या है, 57। 657 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से कट कर देंगे से, कट 9 की 27, बचेंगे 3, 9 चौक 36। LCM बराबर क्या होगा हमारे पास, 34 गुणा 657, गुणा कर लीजिए। 657 में हम 34 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22 हासिल, फिर से 2, 4 छः 24, 24 और 2 26। 3 का करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 3 का 6 में 3 छः 18 और 1 19। जोड़ दीजिए 8, 3 6 7 13 और ये हो जाएगा 9 2 11 और 1 हासिल का 12 और 1। इस तरह से मैं इस संख्या का पत्तू में 12 33 8 नहीं, ये हासिल भी था यहाँ पे, 22 33 8 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22 33 8, ये हमारा क्या हुआ, LCM हो जाएगा। इस तरह से हम अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, वो है
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 व 967 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 व 7 प्राप्त होता। क्वेश्चन दिया आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः क्या होता है, 5 व 7 प्राप्त होता हो। तो ऐसी संख्या बताइए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग हम इसमें करें तो 5 शेष फल प्राप्त हो, और यदि इसमें करें तो शेष फल क्या प्राप्त हो, 7 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या में ज्ञात करनी है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो उस क्वेश्चन में करना क्या होता है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। यदि छोटी से छोटी की बात करेगा तो हमें एलसीएम ज्ञात करना होगा। इसमें करते क्या है हम कि जो शेषफल दिए होते हैं उनको क्रमशः संख्याओं में से घटा देते हैं पहले, और फिर जो संख्या प्राप्त होगी उनको हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहले हम क्या कहेंगे कि बड़ी ये संख्या क्या है, पहली संख्या हमारे 2053। इसमें से पहला जो शेषफल है उससे घटा दें, पहला क्या है 5 को घटाएंगे हम तो कितना प्राप्त होगा, हमें 2048 प्राप्त हो जाएगा। अब बात करें इसकी 967 पे शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 7 घटा देंगे तो ये हमारे पास 960 प्राप्त हो जाएगा। अब ये दोनों संख्या हैं, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो एचसीएफ निकाल लीजिए इसका। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 960 जो है वो कम है किससे, 2048 से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम देखें तो 960 का भाग हम करेंगे किसमें, 2048 में। हम क्या करेंगे, 960 का भाग देंगे हम 2048 में। 2048 में जैसे ही भाग दोगे आप तो लगभग 2 बार चला जाएगा भाग पूर्णतः, 2 बार भाग दोगे आप तो क्या होगा, 0 2 छिक्के 12 और 2 ने 18 और 1 1920 हो जाएगा। घटा देंगे 8 में से 0 8, 4 में से 2 और 20 में से 19 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पे शेषफल क्या बचा हमारे पास, 128 बचा। अब 128 का भाग देंगे किसमें, 960 में भाग देंगे। 960 में जैसे ही भाग दोगे 128 का तो ये भाग जाएगा लगभग 7वां। चेक कर लेते हैं, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19 की 9 हासिल 1, 7 1 7 और 1 हासिल का 8। घटा देंगे यहाँ से 10 में से 6 4, यहाँ पे बचे हमारे पास 5 15 हो जाएंगे, 15 में से 9 कम करेंगे 6 64, 7वां चला गया। अब इस 64 का भाग किसमें दोगे, 64 का भाग देंगे 128 में। 128 में भाग दोगे, 64 दूनी होती है हमारे पास 128। यहाँ पे हम देखेंगे तो शेषफल क्या बचा हमारे पास, शेषफल 0। तो हम कहेंगे क्योंकि 64 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः
वह संख्या 64 है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए कोई संख्या दी होगी कोई और पूछ सकता है कि बताइए संख्या भाज्य है या अभाज्य है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार का, मान लीजिए दिया हुआ है ज्ञात कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य है या अभाज्य। कह दिया बताइए कि संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, बताइए संख्या जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है कि अगर किसी भी संख्या के फैक्टर यदि किए जाए, अभाज्य गुणनखंड किए जाए, तो अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक प्राप्त होते हैं तो संख्या जो होती है भाज्य संख्या होती है। और जिसके फैक्टर अकेला ही हो या हम कहें 1 से कटे या स्वयं से कटे केवल, तो संख्या अभाज्य कहलाती है ना। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर यदि जो हो तो कितने प्राप्त हो, 2 या 3 फैक्टर प्राप्त होंगे अगर अभाज्य गुणनखंड, तो हम कह सकते हैं कोई संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। देखते हैं क्या है संख्या दी गई, संख्या में दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। ये हम चाहें तो इस संख्या में ये एक पद है और ये दूसरा पद है, दोनों पद में यदि हम देखें तो 13 कॉमन मिल सकता है, 13 ले लेंगे हम कॉमन। 13 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 गुणा 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 1 बचेगा। इसे सॉल्व करेंगे, 7 का 11 गुणा करोगे 77, 77 और 1 कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। यहाँ से हम कहें कि 13 गुणा 78 को क्या ले सकते हैं, 78 को ले सकते हैं 2 से फैक्टर कर दोगे से 39 बार कट जाएगा, फिर 3 से काट दोगे यदि मान लीजिए 2 से 39 बार, 3 से काटोगे 13 बार और ये 13, तो 6 और 13 6 78, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 13 है, 2 है, 3 है और 13 है। जब अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो जाए तो किस संख्या कैसे कहलाती है, तो जो संख्या होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं क्योंकि 7 गुणा 13 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह से भाज्य और अभाज्य हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है इस प्रकार, क्वेश्चन दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है।
समता भी बन सकता है। समता कहेगा तो यहाँ पे 6q कह सकता है, 6q+2, 6q+4 ऐसे कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। देखिए क्या है, अगर हम मान लें कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, वो a है। क्या मान लें हम? a मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो a है। क्या है? a मान लिया। तो हम कह सकते हैं, तब यूक्लिड विभाजन से हम देखें, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं, a बराबर BQ+ क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a बराबर BQ+R। जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे जो Q होगा, Q का मान तो होगा क्या, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है ना। और जो R जो होगी, R की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होगी। लेकिन जो ये आगे वाली संख्या होती है, जैसे 6 है, 6 से छोटी होगी, तो लेस देन क्या होगी, लेस देन 6 होगी। ये हम कह सकते हैं कि R का मान जो होगा वो इतना हो सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करें, इस समीकरण में R की वैल्यू रख दें। अगर R की वैल्यू रखें अगर हम इसमें, तो क्या होगा, हम रखेंगे R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 रखने पर, क्यों 5 तक है मैक्सिमम, 5 तक रख लेंगे। तो जैसे ही 0 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा हमारे पास, BQ+ के, और एक और चीज यहाँ पे b का जो मान है, b का मान है वो क्या है, b बराबर क्या है 6 है। तो b का मान भी रख लेंगे, b की जगह हम 6 रख लेंगे। 6q+ की क्या हो जाएगा 0, 6q+0 को हम क्या कहेंगे 6q कहेंगे। और ये 6q जो होगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। जब कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो क्या होगी, वो सम होगी। क्या होगी ये, तो हम कहते हैं सम होगी। अब बात करें, अगर r बराबर हम 1 रखते हैं, इसी में रखेंगे, इसी समीकरण में, इस समीकरण मान ले, तो इसमें अगर रखे हैं तो r का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। r का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+ के 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या क्या होगी, सम होगी। लेकिन सम में जब कोई संख्या 1 जोड़ दी जाए तो संख्या क्या बन जाती है, विषम बन जाएगी। तो हम क्या कह देंगे, विषम होगी ये संख्या। अगली अगर r बराबर हम 2 रखें, तो जैसे ही r बराबर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, r की 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6q और प्लस के 2 होगा। जब ये तो सम थी हमारी, क्या थी ये, सम थी। जब सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो वो भी क्या होगी, सम होगी। तो इसे भी हम कह सकते हैं कि सम संख्या है। r बराबर 3 रखें तो 6q प्लस के 3 हो जाएगा। सम में कोई विषम संख्या जोड़ेगी तो क्या होंगे, विषम होगी। क्या होगी, ये विषम हो जाएगी। r बराबर 4 रखें तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस के 4 होगा। फिर ये कंडीशन सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होगा। अगर r बराबर हम 5 रखें तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस के 5 होगा। यहाँ पर सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विषम वाले पद हैं वो किस रूप में है, विषम वाले जो पद हैं वो किस रूप में आ रहे हैं, विषम वाले पद जो आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 6q+1 के रूप में है, एक 6q+ के 3 के रूप में है, और एक 6q+ के 5 के रूप में है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+ के 3 या 6q+5 के रूप में होता है। इस तरह से हम ज्ञात कर रहे हैं कि 6 जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप में है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, दर्शाइए किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया होगा कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, तो ये हमें दर्शाना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को वर्ग वाला क्वेश्चन हो तो कैसे हल करते हैं देख लीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। कि मान लेते हैं हम कोई पूर्णांक है वो a मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या है? a है। जब a है तो हम a बराबर कह सकते हैं a बराबर b³ + के r³ को ले सकते हैं। जहाँ क्या होगा, जहाँ पे b जो होगा b का मान हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, और जो q होगा q का मान 1 2 3 टोटल कुछ भी हो सकता है, और जो r का जो मान होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से और लेस देन होगी वो 3 से होगी, ठीक है ना। इस तरह से r की वैल्यू। तो जैसे हम r की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें, अगर यहाँ b की वैल्यू रखें तो ये क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा a बराबर 3³ + के r³ हो गया। इससे कोई समीकरण नाम दे दिया हमने a। अब इसमें क्या करेंगे, r की वैल्यू रखेंगे तो हम क्या ये दें r बराबर हम क्या ले रहे हैं 0 ले लें, या 0 ले लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 0, या हम इससे कह सकते हैं 3q। वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो क्या होगा a² बराबर 3q का स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे हम a² बराबर हो जाएगा 9 × 3q²। 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से, a² बराबर हो जाएगा 3 × 3q², जिसे हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं m बराबर है क्या है 3q² है। m बराबर क्या है 3q² है, तो 3m के रूप में हो गया। अब यदि हम क्या करें, यदि r बराबर हम क्या रख दें 1 रख दें। यदि r बराबर हम 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, तब a बराबर क्या होगा देखते हैं। a बराबर होगा 3q + के 1 होगा, वर्ग करेंगे a² बराबर होगा 3q + 1 का स्क्वायर। या ऐसे वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा 9q² + के 1 और प्लस के 3q। अब इन दोनों में से हम क्या करें 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3q² और प्लस के q बच जाएगा और +1 ये है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a जो बराबर है वो कैसे है 3 × इसको पूरे को हम m मान लें तो m + 1 हो गया। जहाँ जो m है m बराबर क्या होगा 3q² + के q होगा। इस तरह से ये कह रहा है कि 3 जो नहीं m बराबर ये होगा, सही है। तो हम कह सकते हैं कि इस रूप में भी होगा। आगे देखते हैं कि ये क्या करें हम, ये हम कहते हैं ये r बराबर क्या है, ये r बराबर हम लेते हैं 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2। ये 2 लेंगे तो क्या होगा ये, तो ये होगा a बराबर हो जाएगा हमारे पास 3q और प्लस के 2 हो जाएगा। वर्ग कर देंगे तो a² बराबर हो जाएगा हमारे पास 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसे हम कह सकते हैं होल स्क्वायर बोलेंगे तो 9q² + के 4 और प्लस के 3 दूनी 6q। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3, नहीं इसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और भी विभाजन करें तो क्या कैसे कह सकते हैं इसे 9q² + के 6q और 4 को हम लिख दें 3 + 1, इस रूप में लिख देते 4 को। अब यहाँ से देखें इन तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं
तो बचता है हमारे पास 3q² प्लस के 2q और प्लस का 1 और प्लस 1 ये अलग से है ना। इस पूरे को एकदम m मान लें तो क्या हो जाएगा 3m प्लस के 1 हो जाएगा। ये बराबर जहाँ हम कह सकते हैं कि जो m है वो किस रूप में है, m जो है वो है 3q² प्लस के 2q प्लस 1 के रूप में। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है तो सिद्ध कीजिए कि अनुरूप के 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि अनुरूप के 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है पेपरों में, ठीक है ना, तो पेपर में आता है तो कैसे हल करेंगे इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लिए, तो जब अपरिमेय होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या को हम उल्टा मान के चलते हैं। अगर ये कह रहा है अपरिमेय तो हम क्या मानेंगे, हम परिमेय मान के चलेंगे। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन में करेंगे माना है कि माना अनुरूप के 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुरूप के 5 जो है क्या है, अनुरूप 5 बराबर लिख सकते हैं p/q। जहाँ क्या होगा, जहाँ पर p व q से अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। एवं जो q है वो नहीं है 0 के बराबर। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q सहभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई मिल गया तो ये फिर क्या होंगे, सहअभाज्य नहीं होंगे, सहभाज्य हो जाएंगे। यदि सहभाज्य होते हैं तो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे आगे से। अब हम क्या करें, किसका अनुरूप ढालने के लिए दोनों पक्षों को क्या करते हैं, फर्क करते हैं। तो क्या देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो तो इधर का वर्ग करो तो अनुरूप हट जाएगा, 5 बच जाएगा। इधर वर्ग करोगे तो जाएगा p² बट्टे q² को यदि इधर भेज दें हम तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि p² का जो वैल्यू है वो 5 गुणा इतना है q²। या हम ये कह सकते हैं कि 5 में q² में 5 का गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, p² प्राप्त होगा। इससे आशय ये है कि 5 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, यानी p² वो 5 से विभाजित है। तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं, यहाँ p² जो है, p² 5 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है, पूर्णतः विभाजित है। और यदि 5 पूर्णतः विभाजित है, वो p² 5 से विभाजित है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। हम कह सकते हैं अतः p भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। यदि p 5 से विभाजित होगा तो क्या हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं तो p बराबर, हम कुछ 5c लिख लें। ये 5 से विभाजित होगा तो कितने, 5 से जब काटेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार तो जाएगा, तो मान ले तो c बार जा रहा है भाग उसका,
सी बार जा रहा तो 5c हम लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं p बराबर क्या होगा 5c होगा। तो p बराबर 5c इसमें रख देंगे, रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5q² बराबर क्या होगा 5c का होल स्क्वायर। 5q² बराबर कह सकते हैं हम 5 का मतलब 25 और c² 5 से काट देंगे 5 बार में तो हो जाएगा q² बराबर 5c²। यहाँ हम देख रहे हैं ये 5 जो है, जैसे यहाँ पे 5 p² को काटा था, ऐसे यहाँ पे 5 जो है किसको काट रहा है q² को काट रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ 5 जो है उस q² को विभाजित करता है। क्या करता है विभाजित करता है, अतः 5q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। जब विभाजित करेगा तो इसका मतलब ये है कि 5 जो संख्या है वो ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो रही है, p में भी और q में भी। तो फिर हम कह सकते हैं अतः p व q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है 5 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारी कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने जो p² मान वो अनुरूप के 5 माना परिमेय माना है, तो हमारे जो मानना है वो गलत है, हमारी कल्पना गलत है। तो हम कहेंगे यह विरोधाभास, या लिखते हैं यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है, हमारी कल्पना के कारण है। अतः अनुरूप 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि अनुरूप 5 है वो अपरिमेय संख्या है। अनुरूप 5 की अगर 3 कह सकता है, 2 कह सकता है और भी कोई संख्या कह सकता है, तो इसी तरह से हम सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है, या कहते हैं परिमेय संख्या नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने वो क्या किया था, उसमें केवल एक ही संख्या थी अनुरूप के 2 इस टाइप की, है ना, ये कोई भी गुणा में संख्या नहीं थी। इसमें क्या है गुणा में 3 भी आ गए हैं। तो या तो उसी पैटर्न से कर लेंगे इसे, या फिर और भी तरीका है इसका, उस विधि से करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, तो वही करना वही है उसी की क्वेश्चन की तरह, हम इसे मान के चलेंगे परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम मान लेंगे, माना 3√2 एक क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं 3√2 बराबर होना चाहिए p/q, जहां पर क्या होगा p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, एवं जो q जो है q ≠ 0, यानी q का मान 0 नहीं है। और हम क्या करेंगे 3 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा √2 बराबर p/3q। अब p/3q जो है वो यहाँ पे हम देखें तो ये पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक है। क्या है सभी ये पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है p, q तथा 3 क्या है पूर्णांक है।
जब पूर्णांक है तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे क्या है, p बट्टे, ये सब क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो हम क्या कह सकते हैं कि p बट्टे 3q जो है वो क्या होगी, p बट्टे 3q जो होगी वो एक परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ये परिमेय है, लेकिन इसके बराबर में जो है एवं जो अनुरूप 2 है, अनुरूप 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय है। अनुरूप 2 वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती और अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आया, बराबर है, तो ये बराबर क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो कल्पना की हमने वो हमारी कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण हुआ है। जो गलत कल्पना कारण हुआ, तो जो हमारी कल्पना वो गलत है। हमारी कल्पना क्या थी कि परिमेय, हमारी कल्पना गलत है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसे होगी, ये परिमेय होगी। अतः हम कह सकते हैं 3 अनुरूप 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कुछ विधि से भी करते, इसका वर्ग कर लेते, वर्ग करके फिर वही विधि, पुरानी वाली विधि अभी जो किया था पिछला क्वेश्चन, उस तरह से भी हल कर सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है, हाँ जी, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए या दर्शाइए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए। क्या करें, ज्ञात कीजिए के, ज्ञात कीजिए के 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, या शांत आवर्ती है। यदि है तो दशमलव रूप में लिखिए। इस तरह से कोई क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, और यदि शांत है तो उसको दशमलव रूप में भी लिखिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम कि हमें एक बिना लंबी विभाजन के लिए पता होना चाहिए कि यदि, समझिए थोड़ा, कि यदि किसी संख्या का जो हर है, हर के यदि हम फैक्टर करें, हर के फैक्टर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में यदि होते हैं, इसे इस रूप में यदि होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि इस रूप में नहीं होते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे। देख लीजिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमें क्या दिया गया है, हमें संख्या दी गई है। वो क्या है, संख्या दी गई है 17/8 है। यदि हम इसको चाहें तो क्या ले सकते हैं, 17 वैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 या गुणा बढ़ करें, इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और बन की जगह हम कह सकते हैं कि 17/2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 0। क्योंकि 0 किसी की पावर होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ 1 है, 1 का कोई गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं ये 17/8 है, वैसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 17/8 के
हर हर क्या है इसका 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप में है, इसके रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार वो कैसा है? शांत है। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि शांत है तो इसका दशमलव प्रसार में लिखिए भी। तो दशमलव प्रसार में लिखना है हमें या दशमलव रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 17/8 जो है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है यहाँ पे 17/2 की पावर 3। अब इस रूप में दी गई है तो हम क्या करते हैं, जितनी 2 की पावर होती है उतनी 5 की पावर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 3 का नीचे गुणा करते हैं और 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा करते हैं, जिससे संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि से हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 17 गुणा 5 की पावर 3 का होता है 5 का क्यूब और 5 का क्यूब होता है 125 बट्टे। इसमें हम क्या कह सकते हैं, दोनों की पावर समान है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 यानी 10 की पावर 3, ऊपर गुणा कर लेंगे 17 का 5 17 मतलब 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बट्टे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। और जितनी पावर होती है 10 की उतने अनुपात पीछे से क्या ला देते हैं, पॉइंट ला देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.125। तो ये हमारा जो होगा इसका दशमलव रूप होगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को मानो कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि 65 व 117 का HCF 65 व 117 का HCF 65M माइनस 117 65M माइनस 117 के रूप में 65M माइनस 117 के रूप का हो या रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 65 व 117 का HCF 65M माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि इनका जो HCF होगा वो इसके बराबर होना चाहिए इस रूप में। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो HCF निकाले हैं वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, बराबर में ये रख देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, m का मान निकाल लेंगे। देखेंगे सॉल्यूशन क्या होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 65 है वो लेस देन है कितने से, 117 से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 65 से डिवाइड करेंगे कितना, 117 तो 65 एकम 65 बचेंगे 7 में तो 5 2 और 11 में तो 6 5 52 बच गए। 52 से डिवाइड करेंगे 65 डिवाइड करो 52 एकम 52 बचेंगे हमारे पास 13 से डिवाइड करोगे वो क्या 52 डिवाइड करोगे 13 चौको 52 4 बार में 52। शेषफल क्या बचा यहाँ पे, शून्य बचा। यहाँ पे हम देख रहे हैं शेषफल शून्य बचा है तो हम कह सकते हैं 13 क्या है, HCF है, क्योंकि 13 से भाग देने पर भागफल नहीं, 13 से भाग देने पर शेषफल, सॉरी क्या है, 13 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। अतः HCF बराबर क्या होगा, 13 होगा।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि HCF जो है वो इस रूप का है, यानी हम कहें कि ये है वो इस वैल्यू के बराबर है, तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार 65M माइनस के 170 बराबर होगा किसके, थीटा के बराबर होगा। 170 उधर ले जाएंगे तो 65M बराबर हो जाएगा, 2 जाएगा प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो 130 बन जाएगा ये। अब m का मान निकालेंगे यहाँ से तो 130 और भट्टे में आ जाएंगे 65 और m बराबर हो जाएगा 65 से काटेंगे 2 बार में, तो m बराबर कितना निकल आएगा। इस तरह से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।